रहस्यमयी मुखौटे की खौफनाक कहानी सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। नताशा के पापा की सलाह पे सब मुखौटे के रहस्य को जानने के लिए प्रोफेसर जैन के घर जा पहुंचे थे। प्रोफेसर जैन ने जैसे ही उस बक्से को देखा, उनको संभावित खतरे का अनुमान हो गया और उन्होंने सबको तुरंत ही उस मुखौटे को उसी पेड़ के नीचे दफन कर देने को कहा। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल ये था कि मुखौटे को पुलिस स्टेशन से कैसे निकाला जाए। प्रोफेसर जैन की बात मान नताशा, विशाल और तानिया पुलिस स्टेशन की तरफ चल दिए। लेकिन थोड़ी दूर ही आगे जाने के बाद नताशा ने विशाल को अचानक से वापस प्रोफेसर जैन के घर की तरफ मुड़ने के लिए कहा। अभी क्या हुआ नताशा? नताशा के वापस चलने की बात पर विशाल ने झट से पूछ लिया। लेकिन नताशा ने अभी इस सवाल का जवाब देना मुनासिब नहीं समझा और उसने गाड़ी मोड़ने के लिए कहा। विशाल ने तुरंत ही प्रोफेसर के घर की तरफ गाड़ी मोड़ दी। प्रोफेसर के घर की घंटी 2:12 बजी और दरवाजे के बाहर उन्होंने जैसे ही नताशा को देखा, वो थोड़ी देर के लिए चौंक से गए। अरे, तुम लोग वापस आ गए? क्या हुआ? उनकी तरफ देख नताशा हड़बड़ाहट में बोली, हाँ अंकल, आपको भी हमारे साथ चलना होगा, तभी इंस्पेक्टर हमारी बात का भरोसा करेंगे, नहीं तो हर बार की तरह वो हमें वापस भेज देंगे। नताशा के कहने पर प्रोफेसर जैन हाथ में एक किताब लिए विशाल की गाड़ी में बैठ गए। इधर पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर विक्रम पूरे दिन की खोजबीन के बाद भी जब गायब हुए हवलदार और सब इंस्पेक्टर की खोज नहीं कर पाए तो उनके मन में भी एक अलग तरह की बेचैनी बनी हुई थी। तभी इंस्पेक्टर का फोन बजा और उन्होंने जैसे ही फोन देखा तो उनकी परेशानी थोड़ी और बढ़ गई। फोन उठाने से पहले वो खुद में ही बड़बड़ाते हुए बोले, एसपी सर, अब क्या जवाब दूंगा इनको? ये कहते हुए इंस्पेक्टर ने बगैर देरी किए फोन रिसीव कर लिया। क्या अपडेट है विक्रम? दूसरी तरफ से एसपी की चीर परिचित तेज तर्रार आवाज सुनकर इंस्पेक्टर विक्रम तो कुछ देर के लिए चुप ही हो गए, लेकिन अगले ही पल उसने अपने तरीके से जवाब देना शुरू किया। सर, हम कोशिश कर रहे हैं, आई होप कल तक कुछ सुराग मिल जाएगा। ऐसा जवाब सुन एसपी भड़कते हुए बोले, विक्रम, ये नेताओं की तरह जवाब नहीं चाहिए। अगर पुलिस अपने डिपार्टमेंट के लोगों की सुरक्षा नहीं कर सकती तो क्या खास जनता की सुरक्षा करेगी? बहुत बुरा मैसेज जा रहा है बाहर। ये सुन विक्रम अपनी परेशानी जाहिर करते हुए बोला, सर, बहुत ही डिफिकल्ट हो रहा है। इधर उधर छापे मारने के अलावा पूरा दिन आसपास के लोगों से पूछताछ भी की, लेकिन किसी ने किसी भी तरह की आहट तक नहीं सुनी। इंस्पेक्टर विक्रम की इस बात को सुनकर एसपी साहब भी थोड़ी देर के लिए सन्न रह गए और फिर विक्रम ने अपनी बात को पूरी करते हुए कहा, यस सर, मुझे हैरानी इस बात की है कि एक कैदी जेल तोड़कर भाग गया और साथ में हवलदार और इंस्पेक्टर को गायब भी कर दिया, लेकिन फिर भी अगल बगल किसी को कुछ सुनाई नहीं दिया। इसका कारण हमें पता है। अचानक से लड़की की आवाज सुनकर विक्रम थोड़ी देर के लिए चौंक सा गया और पलट कर देखा तो एकदम से उसके चेहरे पर गुस्से की लालिमा छा गई। उसने एसपी साहब को बाद में कॉल करने को बोल फोन रख दिया और फिर नताशा को गुस्से से देखते हुए बोला, तुम दोबारा यहाँ क्यों आ गई? बाहर जाओ अपनी गैंग लेकर। जब हमें तुम्हारी बहन के बारे में पता चलेगा तो हम बता देंगे। लेकिन तुरंत ही प्रोफेसर जैन मोर्चा संभालते हुए आगे आए और बोले, इंस्पेक्टर साहब, आप ऐसे ही इन बच्चों की बात को इग्नोर मत करिए, ये सही कह रहे हैं। और आप। इससे पहले प्रोफेसर जैन आगे बोलते विक्रम ने बीच में ही टोकते हुए कहा, पहले आप बताइए, आप हैं कौन? मेरा नाम प्रोफेसर अमिताभ जैन है और मैं जबलपुर यूनिवर्सिटी में पुरातत्व विभाग में प्रोफेसर हूँ। प्रोफेसर जैन ने इंस्पेक्टर को अपना परिचय दिया। इसके बाद इंस्पेक्टर विक्रम उनकी ओर देख बोला, सर, आपको पता नहीं है ये लोग जाने कहां से एक सोने के मुखौटे को लेकर आए हैं और कह रहे हैं कि मुखौटा ही लोगों को गायब कर रहा है, मतलब मुझे बेवकूफ बना रहे। वैसे मैं पता लगा ही लूंगा कि कौन से देश का स्मगल किया हुआ कहां से ये सोना आया है। आप प्रोफेसर हैं, इन लोगों की बातों में ना आए। इंस्पेक्टर के ये कहते ही प्रोफेसर जैन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये बच्चे सही कह रहे हैं। अगर आप भरोसा नहीं करेंगे तो कहीं आज रात में बाकी के हवलदार और सब इंस्पेक्टर की तरह आप भी गायब ना हो जाएं। ये सुनते ही विक्रम थोड़ा भड़क गया और बोला, आप बकवास कर रहे हैं आप प्रोफेसर, मुझे तो लग रहा है कि आप भी इन्हीं के साथ मिले हैं। वो तो उस दिन एमएलए सर ने रोक लिया, नहीं तो ये अभी जेल के भीतर होते। इंस्पेक्टर के ये कहते ही प्रोफेसर ने उनसे पूछा, तो आपने अभी तक इन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया? इंस्पेक्टर ने प्रोफेसर की बात का जवाब देते हुए कहा, जल्दी ये भी हो जाएगा, बस ठोस सबूत का इंतजार है। इंस्पेक्टर के इस तरह से बात करने का लहजा नताशा को अच्छा नहीं लगा
उसने तुरंत ही प्रोफेसर का हाथ पकड़कर बोला, अंकल चलिए, मैंने कहा था ना इन्हें हमारी बातें नहीं समझ आएंगी। आज रात में जब इनके साथ भी वैसा ही होगा जैसा मेरी माँ, बहन, करीम और कल यहाँ के हवलदार और सब इंस्पेक्टर के साथ हुआ, तब समझ आएगा। इतना कहकर नताशा प्रोफेसर जैन के साथ वहां से बाहर चली गई। बाहर पहुंचकर प्रोफेसर ने नताशा से कहा, बेटा हमें ऐसे नहीं जाना चाहिए, ये इंस्पेक्टर की जान खतरे में है। नताशा बोली, अंकल आप उनको कितना भी समझा लो वो नहीं समझने वाले। आज रात में उनको अनुभव कर लेने देते हैं, और अगर किस्मत से बच गए तो कल वो खुद हमारे पास चलकर आएंगे। अभी तक सभी लोग कार के पास पहुंच गए थे, लेकिन प्रोफेसर का इंस्पेक्टर को इस तरह से खतरे में छोड़कर जाने का मन नहीं हो रहा था। अच्छा नताशा रुको, ये कहते हुए प्रोफेसर कार की पिछली सीट की तरफ गए और उन्होंने घर से निकलते समय जो किताब अपने साथ रखी थी वो बाहर लेकर आए। तुम लोग कार में बैठो, मैं आता हूँ। ये कहते हुए प्रोफेसर वहां से थाने की तरफ दोबारा बढ़े और अंदर जाकर उन्होंने वो किताब इंस्पेक्टर के सामने रख दी। इंस्पेक्टर ये किताब है, इसे पढ़िएगा, शायद आपको सही रास्ता दिख जाए, और अगर रास्ता दिख जाए तो किताब के पीछे मेरा नंबर है, उस नंबर पर फोन कर दीजिएगा, मैं आपको बचाने जरूर आऊँगा। ये कहते हुए बगैर इंस्पेक्टर के कुछ बोलने का इंतजार किए प्रोफेसर वहां से वापस चले गए। वो बाहर आए तो विशाल कार स्टार्ट किए उनका ही इंतजार कर रहा था। प्रोफेसर के कार में बैठते ही नताशा ने तुरंत पूछा, प्रोफेसर आप वापस क्यों गए थे, और उस किताब में क्या है? प्रोफेसर मुस्कुराते हुए बोले, बेटा अगर बगैर गुरु के कोई प्रैक्टिकल करना चाहे तो उसके पास कम से कम उस प्रैक्टिकल के लिए नियमावली होनी चाहिए। वही प्रैक्टिकल की किताब देने मैं इंस्पेक्टर के पास गया था। उनके इस जवाब से नताशा भी मुस्कुरा दी और इसके साथ ही कार पुलिस स्टेशन से बाहर निकल गई। आखिरकार प्रोफेसर ने इंस्पेक्टर को कौन सी किताब दी थी? क्या सच में इंस्पेक्टर की जान खतरे में है? क्या अब प्रोफेसर की मदद से नताशा गायब हुए लोगों को ढूंढ पाएगी? जानने के लिए